Hello and welcome back students, welcome back to Vision Academy. Today is day 16 of Invincible 2.0 free course for BBA, BBM, BMS and BCA. अगर आप तैयारी कर रहे हैं for MAS CET 2025 for BBA and BCA या फिर अगर आप CUET Undergraduate General Test 2025 पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, so this lecture is going to be very useful. आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. ओके, सो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आज हमारा सेकंड लेक्चर है. दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड लेक्चर फॉर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. इसके पहले हमने एक लेक्चर कंडक्ट किया था जहाँ पे हमने 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को समझा था. आज हम कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे 25 क्वेश्चंस को और करें. सो 25 क्वेश्चंस मोर वी आर गोइंग टू कवर अप इन टुडेज लेक्चर. तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर का. सबसे पहली चीज़ है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना. साथ में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज यहीं पे आपको नोट्स एंड वर्कशीट, नोटिफिकेशन, अपडेट सब कुछ मिलते रहेंगे. ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर का 26 क्वेश्चन के साथ में. वन हु इंटरफेयर्स इन द अफेयर्स ऑफ अदर्स ऑफन फॉर सेल्फिश रीजन, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेंजर, इंटरप्रेटर, इंटरलोपर या फिर फॉरेनर. इसमें हम इसको क्या कहते हैं वो आपको बताना है. ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो, कई बार ना आप क्वेश्चन को, अगर क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं पता है तो रॉन्ग आंसर क्या है उसको भी गेस करके आप राइट आंसर को गेस कर सकते हो. जैसे कोई स्ट्रेंजर, ये क्या कह रहा है कि एक पर्सन जो कि दूसरों में, मतलब दूसरों के अफेयर्स में मतलब इंटरफेयर करता है. ठीक है, दूसरे बात करे तो उसके बीच में घुस जाएगा बात करने के लिए. और क्यों बात करने के लिए घुसेगा? क्योंकि उसका सेल्फिश उसका कुछ ना कुछ खुद का मतलब होगा. ठीक है, अब देखो स्ट्रेंजर कौन होता है? स्ट्रेंजर तो हम सबको पता है स्ट्रेंजर कौन होता है. स्ट्रेंजर अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रेंजर क्या होता है? नॉट नोन पर्सन. ठीक है, एक पर्सन जो कि नॉट नोन है, मतलब कि जिसको हम जानते नहीं, उसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रेंजर. एक अजनबी. ठीक है, अजनबी जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेंजर. अच्छा, इंटरप्रेटर का भी मीनिंग सबको पता होगा. आई होप सो इंटरप्रेटर का मीनिंग पता होगा. इंटरप्रेटर का सिंपल मीनिंग क्या है? ट्रांसलेटर. ठीक है, आपको समझो, आप जैसे एक जर्मन लैंग्वेज में किसी से, मतलब जर्मन पर्सन से बात कर रहे हो. अब आपको जर्मन आती नहीं है तो आप क्या करोगे? एक पर्सन को रखोगे जिसको जर्मन समझ में आती होगी और वो आपको हिंदी या इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देगा. तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर. इसका एक दूसरा मीनिंग भी हो सकता है, वन हु इंटरप्रेट्स द मीनिंग ऑफ समथिंग दैट इज़ अननोन. मतलब कि इसमें अगर मैं लिख दूं, वन हु इंटरप्रेट्स मीनिंग ऑफ समथिंग अननोन, तो इसको हम क्या कहते हैं? मतलब कि कोई अननोन चीज़ का मीनिंग अगर आपको एक्सप्लेन कर रहा है तो उसको भी हम इंटरप्रेटर कह सकते हैं. ठीक है, फॉरेनर तो सभी को पता ही होगा. फॉरेनर का मीनिंग क्या होता है? अ पर्सन फ्रॉम डिफरेंट कंट्री. इसको हम कहते हैं क्या है? फॉरेनर. इसका एक और मीनिंग हो सकता है, एन आइटम फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरी. ठीक है, अब देखो पहला मीनिंग तो सबको पता है कि दूसरे कंट्री से आने वाला जो पर्सन होता है उसको हम क्या कहते हैं? फॉरेनर कहते हैं. अब समझो कि बहुत सारे ग्लासेस रखे हुए हैं, उसमें मैं एक कप ले जाकर रख दूं तो कप क्या हो जाएगा? एक डिफरेंट आइटम हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? फॉरेन आइटम. मतलब कि एक अलग समूह में एक दूसरा कोई आइटम आके, मतलब एक ग्रुप में दूसरा एक आइटम आ गया तो उसको हम क्या कहेंगे? फॉरेनर आइटम. ठीक है, तो उसको भी हम कह सकते हैं फॉरेनर. तो यहाँ पे बचा कौन सा ऑप्शन? देखो ये सारे ऑप्शंस तो हो नहीं सकते, बचा सिर्फ इंटरलोपर है. तो इंटरलोपर यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि इंटरलोपर एक वही पर्सन होता है जो कि दूसरों के बातों में टांग अड़ाता है, मतलब उसके बातों में इंटरफेयर करता है. और उसका रीज़न क्या होता है? सेल्फिशनेस. ठीक है, कुछ ना कुछ खुद का मतलब होता है. ओके, आप लोग समझ पा रहे होंगे इस बात को कि देखिए, जब राइट आंसर नहीं पता है तो रॉन्ग आंसर क्या है उसको गेस कर लीजिए. ठीक है, कौन कौन से ऑप्शन रॉन्ग है इसको जज कर लीजिए, तो उससे आपको भी राइट आंसर मिल सकता है. ठीक है, या फिर आप उससे क्लोज तो पहुंच ही जाएंगे कि राइट आंसर के. देखिए, एक होता है कि अंधाधुंध तुक्का मारना. एक पर्सन होता है जो अंधाधुंध तुक्का मारता है और बोलता है सर मेरा गेसिंग रॉन्ग हो जाता है, या मतलब तुक्काबाजी का मुझे स्ट्रैटेजी बताओ. बहुत सारे लोग ये कहते हैं, लेकिन तुक्केबाजी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होता. तुक्केबाजी में सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी जो होता है, मैं अगर बात करूं तो तुक्केबाजी की सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी यही है कि रॉन्ग आंसर क्या है उसको पता करो. रॉन्ग अगर पता चल रहा है तो राइट के पास आप पहुंच सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट चलो क्वेश्चन पे आते हैं. रिस्टोर टू हेल्थ और नॉर्मल लाइफ आफ्टर इम्प्रिजनमेंट, एडिक्शन या फिर इलनेस. इसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, किसी को रिस्टोर समवन. ठीक है, रिस्टोर समवन टू हेल्थ और नॉर्मल लाइफ आफ्टर इम्प्रिजनमेंट, मतलब कि जेल के बाद में, या फिर एडिक्शन के बाद में, मतलब नशे के बाद में, या फिर इलनेस के बाद, मतलब कोई बीमारी के बाद. तो उसको जब रिस्टोर करते हैं हम नॉर्मल लाइफ पे तो उसको हम क्या कहते हैं? रिहैबिलिटेट, रीइंस्टेट, रेनोवेट या फिर रिफर्बिश.
इसमें से हम उसको क्या कहते हैं वो बताना है हमको। तो यहाँ पे देखो जो राइट आंसर है सभी को पता ही होगा ये बात कि उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिहैबिलिटेट। ठीक है, रिहैबिलिटेट हम उसको कहते हैं। तो देखो आपने सुना भी होगा नशा मुक्ति केंद्र, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, राइट। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स नशा मुक्ति केंद्र जो वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, एडिक्शन को रिमूव कर मतलब एडिक्शन को छुड़ाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एडिक्शन से वो लोग मतलब उसको हटाते हैं और नॉर्मल लाइफ पे लेके आते हैं। तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही अलग अलग रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं जहाँ पे मतलब कोई जेल से निकल के आया है तो नॉर्मल लाइफ में आने को उसको प्रॉब्लम होता है, या फिर कोई बीमारी से बाहर निकल के आया तो उसमें प्रॉब्लम, तो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में उसको भेजा जाता है। अच्छा चलो यहाँ पे बात करते हैं बाकी ऑप्शंस का मीनिंग क्या है। रीइंस्टेट का मीनिंग क्या होता है समझ लो। रीइंस्टेट का मीनिंग होता है कि टू रिस्टोर समथिंग टू ओरिजिनल कंडीशन। ठीक है, ओरिजिनल कंडीशन। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ओरिजिनल फॉर्म में किसी चीज़ को जब हम लोग वापस लेके आते हैं तो उसको हम कहते हैं रीइंस्टेट। ठीक है, रेनोवेट का मीनिंग क्या होता है, रेनोवेट का मीनिंग होता है टू बेटर समथिंग, मतलब कि किसी चीज़ को और बेटर बनाना। जैसे कि आप घर का रेनोवेशन करते हो, घर का रेनोवेशन क्यों करते हो, उसको और अच्छा बनाने के लिए, राइट। तो और अच्छा जब किसी चीज़ को बनाना होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेनोवेट। रिफर्बिश का मीनिंग क्या होता है, रिफर्बिश का मीनिंग होता है ट्राई टू रिस्टोर समथिंग टू मोस्ट ओरिजिनल कंडीशन। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, ट्राई टू रिस्टोर समथिंग टू मोस्ट, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं टू मोस्ट की जगह पे हम ये भी कह सकते हैं टू ऑलमोस्ट ओरिजिनल कंडीशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, करीब करीब उसको हम ओरिजिनल कंडीशन। जैसे कि देखो आप पुराना मोबाइल फ़ोन देते हो तो कंपनियां क्या करती है, उसको रिफर्बिश करती हैं। रिफर्बिश मोबाइल फ़ोन आप लोगों ने सुना होगा, रिफर्बिश मोबाइल फ़ोन, रिफर्बिश्ड कार, रिफर्बिश्ड लैपटॉप। तो रिफर्बिश का भी एक सेक्शन होता है जहाँ पे क्या होता है, पुरानी चीज़ों को ली जाती हैं, उनके ऊपर काम किया जाता है, उसके ऊपर मतलब उसको इम्प्रोवाइज़ करते हैं ताकि वो ऑलमोस्ट टू द न्यू कंडीशन आ जाए, लेकिन न्यू नहीं होता है वो। ठीक है, सेकेंड हैंड होता है, सेकेंड हैंड एक तरीके से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफर्बिश। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, उसको हम क्या कहते हैं, एक पर्सन जो कि डिक्शनरी बनाता है या फिर कंपाइल करता है उसको हम क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर, कैलीग्राफर या फिर क्रिप्टोग्राफर। इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो कार्टोग्राफर तो हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा था। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कार्टोग्राफर क्या होता है। कार्टोग्राफर क्या होता है, मैप मेकर होता है, जो एक पर्सन मैप को बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर। ठीक है, कैलीग्राफर भी हमको पता ही है कि एक पर्सन जो ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग लिखता है, मतलब कि जिसकी हैंडराइटिंग काफ़ी अच्छी होती है, जो कैलीग्राफी जिसको आती है उसको हम क्या कहते हैं, कैलीग्राफर। ठीक है, ओके ये हो गया, ये दो ऑप्शन तो कट आउट हो गए। देख रहे हो आपकी जब ना आंसर नहीं पता है तो कभी कभी चीज़ें मतलब यहाँ पे अगर आप क्रॉस आउट ऑर्डर में भी चलो तो आपको आंसर मिल सकता है। अब देखो दो ऑप्शन में अटक गए, दो ऑप्शन यहाँ पे हम अटक रहे हैं, दो ऑप्शन में, एक बी ऑप्शन है, एक यहाँ पे डी ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन अगर हम देखें लेक्सिकोग्राफर और क्रिप्टोग्राफर। अब देखो क्रिप्टो जब वर्ड आता है तो क्रिप्टो मतलब यहाँ पे कोडिंग से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो क्रिप्टो यहाँ पे इसका क्रिप्टोग्राफर का मीनिंग अगर मैं बोलूँ तो वन हु डिकोड्स कोड, जो कोड को डिकोड करता है उसको हम क्या करते हैं, क्रिप्टोग्राफर। तो ऑप्शन क्या बचा, लेक्सिकोग्राफर। तो लेक्सिकोग्राफर यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, लेक्सिकोग्राफर क्या होता है, जो डिक्शनरीज बनाता है। ठीक है, सिनेमा शो इन द आफ्टरनून, एक सिनेमा शो जो कि आफ्टरनून में होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग, मूवी, मैटिनी या फिर फिल्म। इसका आंसर भी ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता होगा, मैटिनी कहा जाता है इसको। लोग बोलते हैं ना कि हम मैटिनी शो देखने जा रहे हैं, मतलब मैटिनी शो मतलब आफ्टरनून में हम मूवी देखने जा रहे हैं। तो एक पिक्चर जो कि आफ्टरनून में देखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, मैटिनी। ओके, तो मैटिनी हम उसको कहते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, स्क्रीनिंग क्या होता है, स्क्रीनिंग का मीनिंग होता है प्लेइंग ऑफ मूवी। जब मूवी प्ले किया जाता है तो उसको कहते हैं स्क्रीनिंग। ठीक है, तो जैसे कि आप जाओ थिएटर में और पिक्चर चालू हो गई तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे स्क्रीनिंग चालू हो गई, मतलब कि पिक्चर चालू हो गई है। ठीक है, अच्छा मूवी और फिल्म का तो सेम मीनिंग होता है, मूवी और फिल्म का सेम मीनिंग क्या है, मोशन पिक्चर। ठीक है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन हु रीड्स अ लॉट, उसको क्या कहते हैं, क्लेवर, बुकवॉर्म, विटी या फिर इंटेलिजेंट।
उसको क्या कहते हैं, क्लेवर, बुकवॉर्म, विटी या इंटेलिजेंट। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बुकवॉर्म। ठीक है, एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ता है उसको हम कहते हैं बुकवॉर्म। क्लेवर क्या होता है? क्लेवर का मीनिंग समझ लो, कैन लर्न और डू थिंग्स ईजिली। ठीक है, वो पर्सन क्लेवर होता है कि वो बहुत ही ईजिली चीज़ों को लर्न कर सकता है या फिर उसको ईजिली कर सकता है। विटी, विटी का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे? इसका मीनिंग होता है क्लेवर वे, मतलब कि क्लेवर तरीका। इसको अगर हम हिंदी में बोलें तो इसका मीनिंग होता है चतुराई। ठीक है, चतुराई, तो ये इसका मीनिंग होगा हिंदी में। ठीक है, अच्छा इंटेलिजेंट कौन होता है? इंटेलिजेंट का मीनिंग अगर हम समझें तो इसका मीनिंग होता है कि हैविंग गुड एबिलिटी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। मतलब एक पर्सन जो कि ईजिली लर्न कर सकता है और अंडरस्टैंड कर सकता है, साथ में एक्सप्लेन भी कर सकता है, उसको हम कहते हैं इंटेलिजेंट पर्सन है वो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, ये देखो ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है ऑलरेडी, ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि एमटीएस ने पूछा था, एसएससी एमटीएस ने पूछा था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे अगर हम देखें, अच्छा रिपीटेड क्वेश्चन एक्चुअल में नहीं है, लेकिन ऑप्शंस में ना एक जगह पे ये आया हुआ था। ठीक है, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था। अब इसमें क्या होता है, जो कि बर्ड्स को रखने के लिए यूज़ होता है एक प्लेस, एवियरी, एपियरी, बान या शेड। इसमें क्या राइट आंसर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है एवियरी। ओके, एवियरी एक बहुत बड़ा केज है। इसका मीनिंग अगर मैं लिखूं, लार्ज केज। ओके, लार्ज केज फॉर कीपिंग बर्ड्स। लार्ज केज मतलब कि बहुत बड़ा केज होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये स्क्वायर फिट्स में होता है और इसमें पेड़ पौधे सब कुछ होते हैं। तो बर्ड्स को अच्छी तरीके से रखने के लिए ज़ू वगैरह में, ठीक है, जो ज़ू होते हैं, सैंक्चुरी होते हैं, वहाँ पे रखने के लिए एवियरी का यूज़ किया जाता है। मतलब बड़े बड़े केजेस बनाए जाते हैं वहाँ पे, ताकि वो बर्ड उड़ के नहीं जाएं कहीं पे, लेकिन अच्छी तरीके से उड़ सके, रह सके, एक मतलब एक अच्छा खासा एरिया उनको दिया जाता है। ठीक है, एपियरी, देखो एपियरी भी हम लोगों ने देखा था। एपियरी क्या होता है? जहाँ पे बी कीपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, बी कीपिंग के लिए, अ प्लेस फॉर कीपिंग बीज भी हम कह सकते हैं। ठीक है, बान, बान क्या होता है? बान का मीनिंग होता है कि लार्ज प्लेस फॉर ग्रेन स्टोरेज। ग्रेन, ठीक है, अनाज को स्टोर करने के लिए बान को यूज़ करते हैं। अच्छा, शेड क्या होता है? शेड मतलब, शेड का दो मीनिंग होता है, टू लूज़। ठीक है, अगर हम इसको वर्ब फॉर्म में देखेंगे, ठीक है, वर्ब फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो इसका मीनिंग होगा टू लूज़ और टू फॉल। जैसे कि हम बोलें कि आई एम शेडिंग वेट, दैट मीन्स कि आई एम लूजिंग वेट। ठीक है, तो हम बोलते हैं ना कि यू शुड शेड सम वेट। शेड सम वेट मतलब कि आप, यू शुड लूज सम वेट, मतलब आपको कुछ यहाँ पे वेट को लूज़ करना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसको अगर हम नाउन फॉर्म में देखेंगे तो नाउन फॉर्म में इसका मीनिंग एक अलग होता है कि अ प्लेस, हम बोल सकते हैं अ प्लेस टू कीप एनिमल्स। जैसे कि गांव वगैरह में आपने देखा होगा कि गाय भैंस या इन लोगों को रखने के लिए एक जगह बनाई जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? शेड कहते हैं। ठीक है, मतलब शेड मतलब कि एक पत्रे से हम एक जगह बनाई जाती है ना, जहाँ पतरा और मतलब ऐसे पिलर्स को लगा के वहाँ पे सिर्फ पतरा लगा दिया जाता है, उसके नीचे रहते हैं एनिमल्स, तो उसको क्या कहते हैं? हम शेड कहते हैं। ठीक है, बहुत सारी जगहों पर शेड्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स टू डिसीव अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा? ठीक है, अ पर्सन हु प्रेटेंड्स टू बी समवन एल्स टू डिसीव समवन, ठीक है, अदर्स। ठीक है, डिसीव का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? कि किसी और को मतलब कि बिलीव करवाना कि वो है पर वो एक्चुअल में नहीं है, मतलब एक तरीके से बेवकूफ़ बनाना हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, चलो अब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है? एक तरीके से एक्टर, इम्पोस्टर, मेंटर या गैंगस्टर। ये देखो इजी है, यहाँ पे गेस किया जा सकता है आंसर, आंसर यहाँ पे गेस किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इम्पोस्टर होगा। क्यों इम्पोस्टर होगा? एक्टर कौन होता है? एक्टर भी एक ऐसा पर्सन होता है, अ पर्सन हु एक्ट्स, बट ये एक्ट क्यों करता है? ये एक्ट करता है फॉर एंटरटेनमेंट। ठीक है, ये मूवीज़ वगैरह में एक्ट करता है ना एक्टर, या फिर स्टेज पे एक्ट करता है, तो इसको हम एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए एक्ट करता है, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे कि एक्टर। लेकिन मेंटर कौन होता है? मेंटर एक गाइड होता है, अ गाइड, या फिर टीचर भी हम इसको कह सकते हैं, जैसे एक अनदर वे में अगर हम सिनोनिम देखना चाहें तो। गैंगस्टर कौन होता है? एक क्रिमिनल,
ठीक है। तो इम्पोस्टर वही पर्सन होता है कि जो कि धोखा देता है दूसरे को, मतलब कि होता कोई और है लेकिन दूसरे लोगों को ऐसा प्रिटेंड कराता है, मतलब ऐसा दिखाता है कि वो दूसरा कोई और पर्सन है, ठीक है। तो धोखा देने का काम करता है। अच्छा, लिविंग और ग्रोइंग इन वाटर, उसको हम क्या कहते हैं, मतलब या तो पानी में रहता है या तो ग्रो करता है जो पानी में, उसको हम क्या कहते हैं, सबमरीन, मैमल, एम्फीबियन, एक्वेटिक। ये भी सिंपल है, काफ़ी सिंपल, ये सिंपल है, इसका ये डिफ़िकल्ट नहीं है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, एक्वेटिक, राइट। इसका आंसर क्या होगा, एक्वेटिक। सबमरीन ये तो सबको पता ही होगा। सबमरीन क्या होता है, अ शिप जो कि पानी में मतलब डूबता है, सबमर्ज्ड इन वाटर, डूबता है मतलब कि पानी के अंदर चलता है, ठीक है, सबमरीन, ठीक है। पानी के अंदर जो एक शिप रहता है जो कि पूरा पैक रहता है और पानी के अंदर जाके वो चलता है, तो उसको क्या कहते हैं, सबमरीन। मैमल क्या होता है, मैमल स्पीशीज दैट कैन ब्रीथ एयर एंड हैव बैकबोन, ठीक है। तो स्पीशीज़ जिनको बैकबोन होता है, ठीक है, मतलब कि वर्टिब्रेट कॉलम होता है हमारा, जैसे स्पाइनल कॉर्ड है ना, तो वो एक वर्टिब्रेट कॉलम है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैमल कहते हैं। एम्फीबियन क्या होता है, वन हु कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, उसको हम कहते हैं एम्फीबियन, ठीक है। एम्फीबियन किसको कहते हैं, जो कि लैंड और वाटर दोनों पे रह सकता है, उसको हम कहते हैं एम्फीबियन। जो सिर्फ पानी में रह सकता है उसको हम कहते हैं एक्वेटिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर्टेन टू हैपन, इसको हम क्या कहेंगे, सर्टेन टू हैपन जो होता है मतलब कि वो होने वाला ही है कोई चीज़, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओके। कोई चीज़ जो होने वाला ही है उसको हम जैसे उसको हम नहीं, मतलब किसी कुछ भी कर लें उसको दूर नहीं कर सकते हैं, वो होने वाला ही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनबिलीवेबल, अनचेंजिंग, इनएविटेबल, इनडेलिबल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होता है इनएविटेबल, ठीक है। इसका राइट आंसर इनएविटेबल होता है। अनबिलीवेबल, इसका मीनिंग क्या होता है, नॉट बिलीवेबल, राइट, सिंपल है, ये बिलीव नहीं किया जा सकता जिस चीज़ के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अनबिलीवेबल। अनचेंजिंग, नॉट चेंजिंग, जो कुछ मतलब चेंज नहीं हो रहा है उसको हम कहते हैं अनचेंजिंग, ठीक है। इनडेलिबल क्या होता है, दैट कैनॉट बी मूव्ड और वॉश्ड, मतलब इसको हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट अ परमानेंट थिंग इज कॉल्ड एज इनडेलिबल, ठीक है। परमानेंट थिंग जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, इनडेलिबल कहते हैं, ओके। क्लियर है ये बात सभी को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हु रिमेन्स, अच्छा हु यहाँ पे होना चाहिए, ये हो गया है, ठीक है, इसकी जगह पे हु आएगा। हु रिमेन्स अनमूवेबल एंड अनअफेक्टेड बाय अदर पीपल्स ओपिनियन और सजेशंस, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसके ऊपर दूसरे लोगों का ओपिनियन या सजेशन का कोई मीनिंग ही नहीं है, वो उससे बॉदर ही नहीं करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इररिस्पॉन्सिबल, अनरिलायबल, इम्प्रूडेंट या फिर इम्पर्वियस। इसका राइट आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द राइट आंसर, इसका राइट आंसर होता है इम्पर्वियस, ठीक है। इम्पर्वियस इसका राइट आंसर होता है। अच्छा, इररिस्पॉन्सिबल का मीनिंग क्या होता है समझ लो। इररिस्पॉन्सिबल का अगर हम मीनिंग समझें तो ये क्या होता है, सिंपल तौर पे हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो लापरवाह, मतलब कि एक पर्सन जो बॉदर ही नहीं करता कोई चीज़, मतलब कि नॉट कैरिंग हम कह सकते हैं, इसका अनदर हो सकता है कि नॉट कैरिंग, ठीक है, लापरवाह पर्सन। अनरिलायबल, दैट विच कैनॉट बी ट्रस्टेड, उसको हम बोलते हैं अनरिलायबल, ठीक है। इम्प्रूडेंट कौन होता है, ओके, नॉट शोइंग, एक ऐसा पर्सन नॉट शोइंग केयर फॉर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शंस, मतलब कि एक ऐसा पर्सन जो कि सिर्फ काम करता है, मतलब जो करना होता है कर देता है, और उसके आगे उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, उसके बारे में बॉदर ही नहीं करता, उसके बारे में सोचता ही नहीं, सिर्फ करता रहता है वो, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं इम्प्रूडेंट, मतलब कि वो करने से पहले सोचता नहीं है कि क्या होगा इसका इफेक्ट, मतलब, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बोट और अ शिप conveying passengers and goods, especially over a relative short distance and as a regular service, ठीक है। एक ऐसा बोट या शिप जो कि
पैसेंजर्स और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, पर शॉर्ट डिस्टेंस बोला, शॉर्ट डिस्टेंस, ओके, ऑन रेगुलर सर्विस, और रेगुलर सर्विस है ये, मतलब चलते रहता है, ये रुकता नहीं है, कि ऐसा नहीं कि एक बार निकला तो फिर जाएगा, फिर थोड़ा ठहरेगा काफ़ी समय तक के लिए, फिर वापस, रेगुलर सर्विस चलता रहता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिंगी, बेरी, अरे बेरी नहीं सॉरी, फेरी, फ्राइटर या फिर सबमरीन। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फेरी। फेरी तो पता ही होगा सभी लोगों को, जो एक छोटा बोट होता है, जैसे कि अगर कोई मुंबई में रहता होगा और एलिफेंटा केव्स गया होगा, तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है वहाँ से, ओके, गेटवे ऑफ इंडिया से वो क्या करता है, एक फेरी पकड़ेगा एक पर्सन और वो जाएगा, तो एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। फिर गोवा में भी फेरीज चलते हैं। तो फेरी मतलब एक छोटा बोट होता है जो कि एक लिमिटेड नंबर, मतलब कि 50-60 लोगों को एक साथ में लेके जाता है, या फिर सामान को लेके जाता है एक जगह से दूसरी जगह, और कॉन्स्टेंटली चलते रहता है, जैसे बस होता है, ट्रेन होता है, वैसे चलते रहता है, ठीक है। अच्छा, डिंगी क्या होता है, ओके, डिंगी होता है अ स्मॉल बोट, अ स्मॉल बोट। मोस्टली इस बोट को हम कह सकते हैं कि 1 या 2 पीपल के लिए एक बोट होता है, जो छोटा सा एकदम नाव होता है ना, एकदम नौका हम कहते हैं, ओके, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं नौका या फिर कश्ती हम कह सकते हैं। तो ये होता है डिंगी, ठीक है। अच्छा अच्छा, इसको डोंगी जो एक वर्ड है ना, वो भी हम यूज़ करते हैं डिंगी के लिए। फ्राइटर क्या होता है, एक ऐसा शिप, अ शिप फॉर ट्रांसपोर्टिंग ओनली गुड्स, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ गुड्स को, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ सामान को लाने ले जाने वाला शिप जो होता है उसको हम कहते हैं फ्राइटर। सबमरीन क्या होता है, अभी हमने देखा सबमरीन, सबमरीन का तो मीनिंग अभी अभी हमने देखा, सबमरीन का मीनिंग क्या होता है, शिप दैट सबमर्जेस इन वाटर, ठीक है, जो वाटर के अंदर चलता है शिप, उसको हम कहते हैं सबमरीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट एट विच अर्थ एंड द स्काई अपीयर टू मीट, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे अर्थ और स्काई जो होता है वो मीटिंग जैसा दिखाई देता है, मीटिंग पॉइंट ऑफ द अर्थ एंड द स्काई, उसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट, हॉरिजन, रेनबो या ओशन। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी देखो इजी है, हॉरिजन इसको हम कहते हैं, ओके। तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे ऐसा लगता है कि अर्थ और स्काई मीट कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं होराइजन, होराइजन या हॉरिजन जो भी हो। क्रस्ट, क्रस्ट का मीनिंग हमने कल के दिन में ही देखा था, ठीक, कल के नहीं, जो लास्ट वीडियो हुआ था उसमें देखा था। इसका मीनिंग सिंपल तौर पे अगर मैं बोलूँ तो फॉर्मिंग हार्ड लेयर आउटसाइड, इसको हम कहते हैं क्रस्ट, ठीक है। उसके बाद में रेनबो को तो समझाने की ज़रूरत नहीं है, ओशन भी समझाने की ज़रूरत नहीं। ओशन को अगर मैं हिंदी में बोल दूं तो क्या होता है, महासागर, राइट है, यही होता है। तो महासागर जो होता है हमारा, जैसे कि इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, तो इसको हम, वो ओशंस हैं। रेनबो बताने की ज़रूरत नहीं है, 7 रंगों वाला, ठीक है, विबग्योर कलर होता है इसका, ठीक है, VIBGYOR, विबग्योर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेज, उसको हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेज, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी, टेक्निकलिटी, डिस्कवरी या इंजीनियरिंग, उसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजी, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, मतलब एक नॉलेज को जब हम प्रैक्टिकल पर्पस के लिए अप्लाई करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी। टेक्निकलिटी क्या होता है, टेक्निकलिटी मतलब होता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ थिंग्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ थिंग्स जो होता है उसको हम कहते हैं टेक्निकलिटी। डिस्कवरी क्या होता है, डिस्कवरी के बारे में अगर हम बात करें तो डिस्कवरी क्या होता है, डिस्कवरी इज़ फाइंडिंग समथिंग अननोन, ओके, फाइंडिंग द अननोन मैं बोल देता हूँ यहाँ पे फिलहाल में। तो किसी अननोन चीज़ को जब हम फाइंड करते हैं उसको हम कहते हैं डिस्कवरी। इंजीनियरिंग क्या होता है, ओके, इंजीनियरिंग अ पर्सन हु प्रोफेशनली uses टेक्नोलॉजी और मशीनरी, उसको हम क्या बोलते हैं, ओके, अ पर्सन हु प्रोफेशनली यूजेस टेक्नोलॉजी और मशीनरी, उसको इंजीनियर कहते हैं, ओके। ओके, एक मिनट, इसको करेक्टली लिखते हैं, अ पर्सन who uses technology or machinery for professional purpose, yes,
प्रोफेशनल पर्पस के लिए जब उसको यूज़ किया जाता है तो उसको हम कहते हैं इंजीनियरिंग, ठीक है। प्रोफेशनल पर्पस के लिए जब टेक्नोलॉजी और मशीनरी को यूज़ किया जाता है तो उसको हम कहते हैं इंजीनियरिंग, ठीक है। और जो पर्सन यूज़ करता है उस पर्सन को हम क्या कहते हैं, उस पर्सन को हम कहते हैं इंजीनियर, ठीक है, ठीक है। दैट पर्सन इज कॉल्ड एज इंजीनियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिजीज कॉजिंग अ पर्सन टू फॉल अनकॉन्शियस इनवॉलेंट्रली, ठीक है। मतलब कि बिना किसी बात का वो अनकॉन्शियस हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, वो डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, ठीक है। अचानक से, ठीक है, इनवॉलेंट्रली मतलब कि खुद की मर्ज़ी से नहीं, अचानक से, ठीक है, अपने आप। इंसोम्निया, सेनिलिटी, एपिलेप्सी या फिर डायमेंशिया या फिर डेमेंशिया, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इंसोम्निया, ठीक है। दैट डिजीज इज कॉल्ड एज इंसोम्निया। ओके, सेनिलिटी क्या होता है, सेनिलिटी होता है डिक्लाइन ऑफ मेंटल एबिलिटीज ड्यू टू ओल्ड एज, ठीक है। ओल्ड एज की वजह से जो मेंटल एबिलिटीज़ में प्रोसेसिंग डिक्लाइन होती है उसको हम कहते हैं सेनिलिटी। जैसे कि हम कहते हैं ना सठियाना, हिंदी में हम यूज़ करते हैं एक वर्ड को सठियाना, ठीक है। अच्छा, एपिलेप्सी क्या होता है, एपिलेप्सी को हिंदी में मैं अगर कहूँ तो ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे, मिर्गी, ठीक है, मिर्गी हम कहते हैं। इंग्लिश में कहूँ तो अ ब्रेन कंडीशन कॉजिंग रिपीटेड सीजर्स, ठीक है, सीजर्स। डायमेंशिया, अच्छा डेमेंशिया, लॉस ऑफ कॉग्निटिव फंक्शंस। अब ये समझ में नहीं आएगा ऐसा, लेकिन हिंदी में मैं कह दूंगा अगर पागलपन तो समझ में आ जाता है, ठीक है। तो पागलपन, मेंटल इलनेस हम कह सकते हैं इसको सिंपल से, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस को हम क्या कहते हैं, ठीक है। ये फोबिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, ठीक है, जो स्पेस क्लोज्ड रहता है वहाँ पे रहने के डर को हम क्या कहते हैं, एगोराफोबिया, एक्वाफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, इसको हम क्या कहते हैं। देखो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज क्लॉस्ट्रोफोबिया, ठीक है। क्लोज से क्लॉस्ट्रो, ठीक है, तो क्लॉस्ट्रोफोबिया हम कहते हैं। एगोराफोबिया क्या होता है, एगोराफोबिया अगर हम बात करें तो एगोराफोबिया होता है फियर ऑफ पब्लिक प्लेसेस, ठीक है। पब्लिक प्लेसेस में रहने का मतलब कि भीड़ से डर, ठीक है, हम कह सकते हैं भीड़ से डर जो होता है उसको हम कहते हैं एगोराफोबिया। एक्वाफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ वाटर मतलब कि पानी से डर, ठीक है, उसको हम कहते हैं एगोराफोबिया। और एक्रोफोबिया क्या होता है, एक्रोफोबिया होता है फियर ऑफ हाइट, तो इसको हम कहते हैं एक्रोफोबिया, ठीक है, क्लियर है। तो आप देख रहे होंगे कि हम क्वेश्चन तो एक कर रहे हैं लेकिन उसके साथ में हम हर एक ऑप्शन को भी अच्छे से डिटेल में हम समझ रहे हैं। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है हमारा कि अगर आपके पास में उन ऑप्शन में से भी कभी कोई क्वेश्चन बन के आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, और इसीलिए हम हर एक ऑप्शन को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो अगर अभी तक आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक बटन ज़रूर हिट करना और भी अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, ठीक है। वैसे लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है। समथिंग विच ब्रिंग्स बैड लक, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। एक समथिंग विच ब्रिंग्स बैड लक मतलब कोई ऐसी चीज़, कोई एक पर्सन, कोई ऐसा चीज़, मतलब बोलते हैं ना कि इस चीज़ की वजह से पनौती लग गई है या इस चीज़ की वजह से मेरा बुरा हुआ है, ठीक है। ये जो पहला फ्रेज़ मैंने बोला कि इस चीज़ में पनौती लगी, बहुत मोस्टली कॉमनली यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो क्या इसको हम कहते हैं, विकेड, डेविलिश, जिंक्स्ड या मॉन्स्ट्रस। इसका राइट आंसर है जिंक्स्ड, ठीक है, इसका राइट आंसर है जिंक्स्ड, ठीक है। तो किसी चीज़ की वजह से बैड लक का आना उसको हम कहते हैं जिंक्स्ड। विकेड क्या होता है, विकेड मतलब कि मॉरली बैड, ठीक है, मॉरली बैड। हिंदी में अगर मैं कहूँ तो हम कह सकते हैं कि एक दुष्ट इंसान, ठीक है, या फिर बुरा इंसान या फिर बुरा चीज़, उसको हम कहते हैं विकेड। डेविलिश, डेविलिश क्या होता है, क्रूअल पर्सन, ठीक है, क्रूअल पर्सन, इसको हम कह सकते हैं दुराचारी, मतलब कि जिसका काम ही गलत है, मतलब कि वो
हमेशा गलत कामों में, या फिर मतलब शैतानी दिमाग कहते हैं ना हम लोग, डेविलिश, ठीक है, हम कहते हैं ना कि ये बच्चा शैतानी है, मतलब शैतानी मतलब शैतान नहीं है एक्चुअल में, लेकिन उसकी हरकतें वैसी ही हैं, तो उसको हम कहते हैं डेविलिश। अच्छा, मॉन्स्ट्रस क्या होता है? मॉन्स्ट्रस होता है कि मॉरली बैड या रॉन्ग, ये भी हम विकेड का ही एक तरीका कह सकते हैं, एक सिनोनिम कह सकते हैं, मॉरली बैड और रॉन्ग, ठीक है, एक पर्सन जो होता है उसको हम कहते हैं मॉन्स्ट्रस। हिंदी में कहें तो राक्षसी, ये थोड़ा सा बड़ा वर्ड हो गया हिंदी में, लेकिन अब यही कहते हैं तो क्या कह रहे हैं अब, ठीक है, राक्षसी हम इसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एनिमल एंड प्लांट्स विच लिव इन वाटर, या देखो वापस से वैसा ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एनिमल एंड प्लांट्स जो कि पानी में रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स विच लिव इन वाटर, उसको हम क्या कहते हैं, एक्वेटिक, राइट। अब देखो एम्फीबियन तो अभी मैंने बताया कि जो मतलब कि लिव्स ऑन लैंड एंड वाटर, साथ में दोनों जगह पे रहता है, जैसे कि फ्रॉग, उसका एक एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो है फ्रॉग। फ्रॉग पानी में भी रहता है और ज़मीन पे भी रहता है। टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मतलब कि लिव्स ऑन लैंड, उसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल। एरियल लिव्स इन एयर, ठीक है, तो एयर में जो रहता है मतलब कि जैसे कि बर्ड्स, तो उसको हम कहते हैं एरियल, ठीक है, क्लियर है बात यहाँ पे। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। साइंस विच डील्स विद सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड स्पेस, हाँ, तो साइंस विच डील्स विद सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड स्पेस उसको हम क्या कहते हैं, ज्योग्राफी, एस्ट्रोलॉजी, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर सभी को आना चाहिए। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। व्हाट डू वी कॉल इट, वी कॉल इट एज एस्ट्रोनॉमी। अच्छा, जियोलॉजी क्या होता है? जियोलॉजी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, ये स्टडी ऑफ अर्थ होता है, ठीक है, स्टडी ऑफ अर्थ जो होता है उसको हम कहते हैं जियोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? एस्ट्रोलॉजी सबको हिंदी में तो पता ही होगा, सबको हिंदी में पता होगा सभी को, क्या कहते हैं हम इसको हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो इस ज्योतिष, ठीक है, ज्योतिष विद्या जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, इसको अगर इंग्लिश में मैं इसका फ्रेज बनाऊं तो ये कुछ ऐसा हो सकता है, स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स ऑन ह्यूमंस, ठीक है, तो इंसानों के ऊपर प्लैनेट और स्टार, मतलब जो स्टार्स होते हैं और प्लैनेट्स होते हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है, उसके स्टडी को हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। ज्योग्राफी क्या होता है? ज्योग्राफी, ज्योग्राफी होता है स्टडी ऑफ वर्ल्ड्स सरफेस, क्लाइमेट, पॉपुलेशन एक्सेट्रा, वो सब जो भी कुछ होता है सब कुछ यहाँ पे उसके बारे में स्टडी जो होता है दैट इज ज्योग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपल्जन टू स्टील, मतलब कि चोरी करने का, मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा भावना जब आती है तो उसको हम क्या कहते हैं? मेगालोमेनिया, पायरोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया या फिर निम्फोमेनिया। ओके, इसका राइट आंसर क्या होगा? मेगालोमेनिया, पायरोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया या फिर निम्फोमेनिया, इसमें से राइट आंसर क्या होगा? कंपल्जन टू स्टील, मतलब कि चोरी करने के अंदर एक भावना होती है कि मतलब कि कुछ ना कुछ चुराएंगे ज़रूर, ठीक है, मतलब वो उसको एक फोबिया काइंड का हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है क्लेप्टोमेनिया, ठीक है, ओके, क्लेप्टोमेनिया इसका राइट आंसर है, कि एक जो अंदर से एक ऐसे भावना आती है ना कि चोरी करने का, उसको हम कहते हैं क्लेप्टोमेनिया। मेगालोमेनिया क्या होता है समझ लो। मेगालोमेनिया क्या होता है कि कंसीडर करना अपने आप को कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, ओके, कंसीडरिंग वन सेल्फ एज मोस्ट पावरफुल, है नहीं लेकिन कंसीडर करते हैं अपने आप को, ठीक है। एक पर्सन जब अपने आप को कंसीडर करता है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, पर है नहीं, वो बस कंसीडर कर रहा है अपने आप में, या फिर अपने आगे किसी को भी कुछ समझ ही नहीं रहा है, तो उसको हम कहते हैं मेगालोमेनिया। पायरोमेनिया, पायरोमेनिया का मीनिंग होता है अनेबल, ओके, अनेबल टू बर्न एनीथिंग, मतलब कि किसी चीज़ को जला नहीं सकता है वो, उसको आग से डर लगता है, ठीक है, तो वो कुछ जला नहीं सकता है, तो उसको हम कहते हैं पायरोमेनिया। निम्फोमेनिया क्या होता है? निम्फोमेनिया इज अ वुमन हैविंग या फिर अ वुमन who likes to have sex very often, ठीक है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए आगे बढ़ते हैं। टू फॉल अपार्ट एज अ रिजल्ट ऑफ डीके, उसको हम क्या कहते हैं? टू फॉल अपार्ट एज अ रिजल्ट ऑफ डीके, उसको हम क्या कहते हैं? डिसइंटीग्रेट, डिसलोकेट, डिसकंटिन्यूड या फिर डिशेल्व्ड। ओके, तो हम इसको क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा डिसइंटीग्रेट। ठीक है, टू फॉल अपार्ट मतलब कि एक एक करके उसको सब खत्म हो जाता है जब डीके, एज अ रिजल्ट ऑफ डीके, डीके मतलब सड़ना, ठीक है, सड़न जो होता है, ठीक है, अ प्रोसेस ऑफ मतलब डीकम्पोजिंग हम कह सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ जब खत्म हो जाती है, मिट्टी बनना शुरू हो जाता है, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ डीकेइंग। तो दैट इज़ उसकी वजह से क्या होता है? डिसइंटीग्रेट होना शुरू होता है सब कुछ। अच्छा, डिसलोकेट का मीनिंग क्या होता है भाई? टू डिसलोकेट का मीनिंग होता है कि टू फॉल आउट ऑफ प्लेस। जैसे कि समझो कि प्लेस, ओके, उसको हम बोलते हैं डिसलोकेट। ठीक है, फॉल आउट ऑफ प्लेस मतलब कि एक प्लेस से निकल जाता है बाहर, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डिसलोकेट। जैसे कि समझो कि कार में से आपका व्हील निकल गया, तो हम क्या कहेंगे? डिसलोकेट हो गया। या एक जगह से कोई चीज़ दूसरी जगह मूव हो गई तो डिसलोकेट हो गया। ठीक है, जैसे कि शोल्डर जॉइंट होता है, आप लोगों को जैसे पता होगा कि शोल्डर का एक जॉइंट होता है, उसके अंदर एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, जब इसमें से निकल जाएगा तो हम क्या कहेंगे? कि वहाँ से मतलब कि एक बोन है जो डिसलोकेट हो गया। ओके, डिसकंटिन्यू, डिसकंटिन्यू का मीनिंग क्या होता है? टू डिसकंटिन्यू मतलब कि टू स्टॉप और टू ब्रेक समथिंग, ब्रेक द कंटिन्यूटी, ब्रेक मतलब तोड़ना नहीं, ब्रेक द कंटिन्यूटी। ठीक है, कि एक चीज़ चल रही थी पर उसको रोक दिया गया थोड़े समय के लिए, तो उसको डिसकंटिन्यू मतलब कि या तो स्टॉप कर दिया गया है। अच्छा, डिशेल्व का मीनिंग क्या होता है? डिशेल्व का मीनिंग होता है अनटाइडी। ठीक है, अच्छा, डी शेल्फ का अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक और स्पेलिंग होता है, दैट इज़ DISHEV, DISHEVE अब दोनों ही स्पेलिंग यहाँ पे राइट है। ठीक है, जो पहला स्पेलिंग है ये जो है ये यूएस में, ठीक है, दिस इज़ अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से, और जिसमें डबल एल है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश। ठीक है, तो ब्रिटेन का जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसके हिसाब से उसमें डबल एल आता है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से उसमें सिंगल एल आता है। तो दोनों ही स्पेलिंग्स राइट हैं। ठीक है, दोनों ही स्पेलिंग्स राइट हैं, लेकिन हम प्रेफरेंस जो देते हैं ज़्यादातर वो होता है ब्रिटिश इंग्लिश को। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको स्पेलिंग करेक्शन के में आ जाएगा तो आप ब्रिटिश इंग्लिश को यहाँ पे ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास में एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक सेंटेंस है, उसमें से कुछ अंडरलाइन पार्ट है जिसमें हमको सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, वो अंडरलाइन पार्ट के लिए हमको एक वर्ड को सब्स्टिट्यूट करना है। जॉनसन रोट अ ड्रामा इन विच ही डिस्कसेस द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इन द medieval फैशन। ठीक है, तो जॉनसन रोट अ ड्रामा इन विच ही डिस्कसेस द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इन अ medieval फैशन। उसको हम क्या कहते हैं? रेटोरिक, लेक्सिकोग्राफी, अल्केमी, एंथ्रोपोलॉजी। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? अब देखो, एंथ्रोपोलॉजी और लेक्सिकोग्राफी हमको पता होना चाहिए। देखो, अभी थोड़े टाइम पहले हमने पढ़ा था लेक्सिकोग्राफर। तो लेक्सिकोग्राफर कौन होता था? एक पर्सन जो कि डिक्शनरी मतलब डिक्शनरी बनाता है, कंपाइल करता है। तो आर्ट ऑफ मेकिंग डिक्शनरी इज कॉल्ड एज लेक्सिकोग्राफी। और एंथ्रोपोलॉजी भी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर बिलीफ एंड कल्चर को हम क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, बचा है रेटोरिक और अल्केमी। अल्केमी जो है यहाँ पे राइट आंसर है, बिकॉज द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड एज अल्केमी। और रेटोरिक का मीनिंग होता है स्पीच, ओके, स्पीच और राइटिंग टू परसुएड समवन या फिर पीपल। अच्छा, परसुएड का मीनिंग क्या होता है? परसुएड का मीनिंग मतलब कि मनाना। ठीक है, लोगों को मनाने के लिए जो स्पीच और राइटिंग का यूज़ किया जाता है उसको हम कहते हैं रेटोरिक। वो सही नहीं है, सब कुछ जो बोला जा रहा है सब सही नहीं है। ओके, सब कुछ सही नहीं है, लेकिन लोगों को वो चीज़ मना सकता है कि हाँ ये काम करने के लिए मना सकता है, या फिर कुछ करने के लिए वो मना सकता है। तो उस स्पीच को या फिर उस राइटिंग को हम जो कहते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं रेटोरिक। ठीक है, रेटोरिकल राइटिंग। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। I regarded my brother on passing his graduation
ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन, ठीक है। आई रिगार्डेड माई ब्रदर ऑन पासिंग, तो उसका मतलब ये कह रहा है कि मैंने अपने भाई को रिगार्डेड, मतलब कि यहाँ पे तो आई रिगार्डेड के लिए एक फ्रेज चाहिए यहाँ पे, मतलब एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चाहिए। इसका मतलब होगा, रिगार्डेड का मतलब होगा यहाँ पे सिंपल तौर से कॉन्ग्रेचुलेटेड, क्योंकि वो पास हुआ है। तो पास हुआ है तो हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। तो आई कॉन्ग्रेचुलेटेड, ठीक है, उसको बधाई देना एक तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे चलो डिस्पैरेज्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। डिस्पैरेज का मीनिंग होता है कि मेकिंग समथिंग सीम इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। किसी चीज़ को जब हम ये दिखाते हैं कि वो बहुत ही छोटी है, जैसे कि अगर इसका हिंदी में बोलूँ तो अपमानित करना, ठीक है। अपमानित करने को हम कहते हैं, हम उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, डिस्पैरेज्ड। फ्लैटर्ड, फ्लैटर्ड का मीनिंग क्या होता है कि टू से नाइस थिंग्स, मतलब कि टू से नाइस या गुड थिंग्स, ओके, गुड थिंग्स अबाउट अ पर्सन, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि फ्लैटर्ड या फिर फ्लैटरी। अच्छा, इसको अगर हिंदी में मैं बोलूँ तो सिंपल तौर पे ये हो जाएगा चापलूसी, ठीक है। किसी की चापलूसी करने को हम कहते हैं, ठीक है, किसी की चापलूसी करने को हम कहते हैं फ्लैटर्ड। और नोटॉड, तो नोटॉड भी जो है वो एक अनदर वर्ड हम बोल सकते हैं फॉर फ्लैटर्ड या फिर फ्लैटरी, ठीक है। एग्जैक्टली सेम मीनिंग उन दोनों का होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेवरल लिटरेरी पीसेस ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पीरियड आर रिटन बाय ऑथर्स हुज नेम्स आर नॉट नोन। तो जिसका नाम नहीं पता होता है उसको हम क्या कहते हैं। इसका आंसर तो यार सबको पता होना चाहिए, इसका आंसर फटाफट बता दो, चलो फटाफट, सबको पता होना चाहिए। इसका आंसर ऐसा कोई नहीं है जिसको नहीं पता होना चाहिए। एनॉमली, एनोनिमस, रिनाउंड या फिर टू बी इग्नोरेंट, ठीक है। अच्छा, टू बी इग्नोरेंट यहाँ पे वन वर्ड नहीं है, ये गलती से यहाँ आ गया, इसकी जगह होना चाहिए तो टू बी इग्नोरेंट मतलब या फिर अंडर कवर होना चाहिए था। ये वैसे भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अंडर कवर, ठीक है, अंडर कवर रहना मतलब कि एक तरीके से टू बी इग्नोरेंट। आप देखे होंगे ना कि अंडर कवर ऑफिसर, मतलब कि जो लोग जानते ही नहीं कि ये ऑफिसर है, मतलब पुलिस वाला है, ठीक है। तो अंडर कवर को टू बी इग्नोरेंट। यहाँ पे राइट आंसर है एनोनिमस, जिसका नाम नहीं पता वो कौन है, एनोनिमस है। बहुत सारे एनोनिमस कोट वगैरह होते हैं। अच्छा, एनॉमली, एनॉमली का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट, ठीक है। एनॉमली का मीनिंग होता है डिफरेंट या फिर हम कह सकते हैं पेक्यूलियर, ठीक है। रिनाउंड, रिनाउंड का मीनिंग क्या होता है, रिनाउंड का मीनिंग होता है फेमस या फिर वेल नोन। एक जो पर्सन होता है या फिर चीज़ होती है जो कि बहुत ज़्यादा वेल नोन या फिर फेमस होती है उसको हम कहते हैं रिनाउंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अरे 48th क्वेश्चन मिस हो गया लगता है यहाँ पे, यस एक क्वेश्चन मिस हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। ही सडनली स्टॉप द कार एंड द कंजूरिंग ऑफ ब्रेक्स इरिटेटेड अस, ठीक है। कंजूरिंग ऑफ द ब्रेक्स इरिटेटेड अस, तो कंजूरिंग के लिए एक अनदर वर्ड क्या हो सकता है, स्टैकिंग, स्नार्लिंग, बिसीचिंग या फिर स्क्रीचिंग। इसका राइट आंसर होगा स्क्रीचिंग। स्क्रीचिंग का मीनिंग होता है, देखो ब्रेक्स, he suddenly stopped the car because and the conjuring of the brakes, he suddenly stopped the car and नहीं होना चाहिए यहाँ पे, as the conjuring of the brakes irritated us, as होना चाहिए यहाँ पे, okay, as the screeching of the brakes, screeching मतलब होता है unpleasant, ठीक है, unpleasant noise that is loud, लाउड अनप्लेजेंट नॉइज़ जो होता है ना, जो कि अच्छा नहीं लगता, जैसे कर करके आवाज़ आता है, उसको हम कहते हैं स्क्रीचिंग। अच्छा, बीसीचिंग का मीनिंग क्या होता है, टू आस्क इन जेंटल मैनर, उसको हम कहते हैं एक जेंटल मैनर, मतलब कि बहुत ही अच्छे तरीके से जब हम किसी चीज़ को पूछते हैं तो उसको हम कहते हैं बीसीचिंग। स्नार्लिंग क्या होता है, एग्रेसिव नॉइज़, ठीक है। तो एग्रेसिव जब नॉइज़ आता है तो उसको हम कहते हैं स्नार्लिंग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैकिंग। स्टैकिंग क्या होता है, स्टैकिंग का मीनिंग होता है पाइलिंग अप, ठीक है, एक के ऊपर एक चीज़ को जब हम रखते हैं उसको हम कहते हैं स्टैकिंग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। उसका आंसर क्या होगा, चलिए बताइए फटाफट। कनेक्टेड विद द सेंस ऑफ टच, इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। कनेक्टेड विद द सेंस ऑफ टच, इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे इसको बताना है आपको, ठीक है।
कनेक्टेड विद द सेंस ऑफ टच। ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी, विजुअल या टैक्टाइल, इसका राइट आंसर क्या होगा? ओके इसका भी आंसर सिंपल है, सेंस ऑफ टच बोला, ठीक है, सेंस ऑफ टच, ठीक है। तो सेंस ऑफ टच अगर बोला है तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा होगा, टच बोला है ना, तो टच में जब भी सेंस ऑफ टच कनेक्टेड विद द सेंस ऑफ टच जब होता है तो वहाँ पे आता है टैक्टाइल, टैक्टाइल विल बिकम द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा ऑडिटरी क्या होता है? ऑडिटरी मतलब कि सेंस ऑफ लिसनिंग होता है, सेंस ऑफ लिसनिंग, ठीक है। ऑल्फैक्टरी क्या होता है? सेंस ऑफ स्मेल या फिर स्मेलिंग। विजुअल क्या होता है? सेंस ऑफ, इसको हम विजुअल मतलब कि या सेंस ऑफ आईज बोल सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। देखने का जो सेंस होता है उसको हम कहते हैं विजुअल, और जो टच का सेंस होता है उसको हम कहते हैं टैक्टाइल। ओके सो दीज वर ऑल दैट क्वेश्चंस जो कि आज के लिए हमारे पास में थे। नाउ टोटल कम्स डाउन टू 50 क्वेश्चंस टोटल यहाँ पे हमारे पास में हो चुके हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।